हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम गाइस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आपके सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, केवीएस और DSSB जैसे टीचिंग एग्जाम्स में आपकी मदद करेगा। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं गाइस सी टेट 2018 का पेपर, जो कि पेपर 2 है, जो कि 6th से लेकर 8th तक पेपर 2 होता है। जो बच्चे इसको देते हैं उनको बीएड प्लस ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इन्वॉल्व्स सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना एवं संशोधन करना। तो केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान और समायोजन। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या क्या है, प्लानिंग है, रिव्यूइंग है और रिवाइजिंग है। मतलब आप अपना कॉग्निशन से भी एक बड़ा होता है मेटा कॉग्निशन, जिसे हम संज्ञान बोध कहते हैं। कॉग्निशन क्या होता है, अब थोड़ा कॉग्निशन को समझ लेते हैं। थिंकिंग कैपेबिलिटी, आपकी लॉजिकल रीजनिंग पावर, सोचने की क्षमता, ये सब होती है आपकी संज्ञान से रिलेटेड। और जब संज्ञान एक बड़ा रूप ले लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटा कॉग्निशन, मतलब संज्ञान बोध। यहाँ पे प्लानिंग होती है, यहाँ पे रिव्यू दिया जाता है, रिवाइजिंग होती है। ये सब कैपेसिटी जो होती है वो मेटा कॉग्निशन की होती है। मतलब आप संज्ञान से भी परे सोच सकते हैं। और जो कॉग्निटिव है, कॉग्निशन में क्या आता है, आपका सोचने का तरीका, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब। नेक्स्ट है, व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस, इट इज कॉल्ड। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं। अब अपने अनुभवों के आधार पर मतलब वो बात कहीं ना कहीं उनके जीवन में वो चीज हो चुकी है। तो गाइज जब ऐसी चीज हो चुकी होती है तो वो मूर्त सोच में आ जाता है, कॉन्क्रीट थिंकिंग में आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या आता है गाइज, जो चीज कल्पनाओं में है, जो चीज आपके केवल माइंड में चल रही है, वो मूर्त रूप से आपके समक्ष नहीं है। लेकिन जो चीज आपके अनुभवों में हो चुकी है, मतलब वो कहीं ना कहीं आपके समक्ष रही होगी, तो वो मूर्त सोच, कॉन्क्रीट थिंकिंग कहलाती है। लेकिन आपसे कोई कहे कि आपको कल्पना शक्ति, मतलब आपके माइंड में ही सोचना है, आपको प्लानिंग करनी है किसी चीज की, तो वो जो चीज आपके सामने नहीं है, तब आप जो थिंकिंग यूज करेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी। क्रिएटिव थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, ओपन माइंडेड होती है, मतलब एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में सोचने वाली जो थिंकिंग होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, क्रिएटिव थिंकिंग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, teaching learners at varying level of difficulty based on the ability of individual learner is known as। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए जो विधि है वो क्या है गाइस। तो हर बच्चे में कहीं ना कुछ डिफरेंस होते हैं, इसलिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदी अनुदेशन वाली जो विधि होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, उसके सोचने का तरीका, समझने का तरीका, कल्पना शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग कैपेबिलिटी, ऑल थिंग्स आर डिफरेंट विथ ईच अदर। सब चीज़ें एक दूसरे से अलग होती हैं। कोई व्यक्ति जल्दी सोच लेता है, कोई देर से सोच पाता है, कोई किसी चीज़ को किस वे में सोच रहा है, सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। देखिए गाइज, इस डायग्राम के माध्यम से ये जो टीचर है ये पढ़ा रही है, तो यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, मतलब इनको देखकर समझना ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर भी देखिए ये बच्चे ये कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टर पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इन सबको जो विजुअल एड्स जिन्हें हम बोलते हैं, यहाँ पर ये जो बच्चे उनको लिखकर अच्छा लग रहा है, तो ये लिखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से। तो गाइस सब बच्चे अलग अलग होते हैं, सबके समझने की शक्ति अलग अलग होती है, तो अलग अलग तरीके भी अपनाए जाने चाहिए एक शिक्षक के द्वारा। मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग।
प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण को पूर्ववर्ती है। तो किसका पूर्ववर्ती है गाइस? ये एक जनरलाइजेशन है। ये क्या है? एक जनरलाइजेशन है, सामान्यीकरण है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण जो अधिगम के सामान्यीकरण का पूर्ववर्ती है। मतलब एक विशिष्ट चरण जो है वो सामान्यीकरण का क्या है गाइस? पूर्ववर्ती है। इंडिपेंडेंट मोटिवेशन, एक्विजिशन, ये सब अलग बात है। अब एक्विजिशन क्या है इसको समझ लेते हैं। एक्विजिशन जहां पर आपको एक फॉर्मल ड्रेस पहनकर कोई सीखना, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, आप इनफॉर्मल होकर भी कोई चीज सीख सकते हैं अपने वातावरण से, वो एक्विजिशन कहलाता है। ज़ेजोंग बिलीव दैट कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटररिलेटेड और इंटीग्रेटेड। ज़ेजोंग जो मानते हैं वो ये कहते हैं जो कॉग्निशन और इमोशन है, जो कॉग्निशन और इमोशन है वो कैसे स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन वास्तव में ये देखा गया है या अन्य साइकोलॉजिस्ट की माने तो वो ये कहते हैं कि जो भी फिजिकल हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, कॉग्निशन डेवलपमेंट हो, इमोशन डेवलपमेंट हो, मतलब किसी भी प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, अन्योन्याश्रित है। देखिए यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में समझते हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में समझते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट में गाइस यहाँ पे फीलिंग्स एंड इमोशंस आते हैं। सोशल में आप इंटरेक्शन करते हैं सोसाइटी के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मतलब कॉग्निशन, मतलब आपका जो संज्ञान है, एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट, ये सब आपकी इंटेलेक्चुअल में आएगी। मोरल अंडरस्टैंडिंग, राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, रेड लाइट क्रॉस करनी चाहिए, ये सही है या गलत है, ये सब मोरल रीजनिंग में आएगा। फिर है फिजिकल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जैसे आपका 5 किलो वजन बढ़ जाना, 2 फीट लंबाई बढ़ जाना, इस तरीके से ये फिजिकल ग्रोथ में आएगा। तो ये क्या है गाइस? ये सभी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। आपने देखा होगा जब आप फिजिकली हेल्दी होते हो तो आप इमोशनली कैसे होते हो? हैप्पी होते हो। तो फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। जब आप इमोशनली एकदम स्ट्रॉन्ग हो तो आपने देखा है कि जो इंटेलेक्चुअल है, एबिलिटी टू थिंक, वो भी आपकी बिल्कुल सही बनी रहती है। और जो सोसाइटी में अगर आप इंटरेक्शन अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपने देखा है कि आपका जो मोरल अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट दीज डेवलपमेंट्स ऑल आर रिलेटेड विद ईच अदर, बट ज़ेजोंग क्या कहते हैं वो ध्यान रखिएगा, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया है ज़ेजोंग का, कि ज़ेजोंग जो है वो ये कहते हैं कि ये जो टाइप्स हैं, जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो इमोशनल डेवलपमेंट से इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिजिकली हेल्दी हो या फिर वीक हो, आपका इमोशन पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वास्तव में ऐसा देखा गया है कि अगर आप हेल्दी हैं तो आपका इमोशन भी उससे इफेक्ट होगा, अगर आप अनहेल्दी हैं तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट पर भी प्रभाव पड़ता है। Next, a teacher is teaching children by demonstration of a task to correct the performance of an already learned task. He is using dash method of teaching. Imitation, observation, correction and modeling. पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षक किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो गाइज वो मॉडलिंग का प्रयोग कर रहा है। मॉडलिंग जो है वो एल्बर्ट बेंड्यूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, SLT है, उसमें मॉडलिंग के बारे में बताया गया है कि जो बच्चा है वो मॉडल के रूप में ज़्यादा सीखता है। वो जो देखता है उसको इमिटेट करके उस चीज़ को दोहराता है। तो वो क्या कर रहा है? इमिटेशन कर रहा है, लेकिन किसको देखकर? एक मॉडल को देखकर। देखिए बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट है जो कि एल्बर्ट बेंड्यूरा का है। इसको आप थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो बच्चा है ये क्या है। ये टीवी में देखता है कि मतलब कोई भी बच्चा जो टीवी में देखता है कि फाइटिंग हो रही है तो वो भी अपनी डॉल के साथ फाइटिंग करने लगता है। तो ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? इस डॉल को बार बार पंच कर रहा है। इस डॉल को क्या कर रहा है? बार बार पंच कर रहा है। और ये ऐसी डॉल है जो गिर जाती है और फिर वापस से उठ खड़ी हो जाती है। तो ये जो बच्चा है वो मॉडलिंग के थ्रू, मतलब इमिटेशन कर रहा है कि उसने टीवी में देखा कि इस तरीके से इसको पंच करा तो वो भी अपनी डॉल को पंच करने लगा और बार बार डॉल गिरती है फिर खड़ी हो जाती है। अब एल्बर्ट बेंड्यूरा की जो थ्योरी है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं SLT के। सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं।
और ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोलते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। इसमें 4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है अटेंशन, फिर है रिटेंशन, फिर है रिप्रोडक्शन और फिर है मोटिवेशन। इसका दूसरा नाम है रीइंफोर्समेंट। मोटिवेशन का दूसरा नाम क्या है? रीइंफोर्समेंट। अटेंशन में क्या होता है? पेइंग अटेंशन टू द मॉडल इन अ कंडीशन फॉर लर्निंग। मतलब जो बच्चे ने देखा कि भाई वो टीवी में एक व्यक्ति को मार रहा है या एक डॉल को ही मार रहा है, तो उसने वहां पर क्या किया? अपना अटेंशन पे किया। ठीक, अपना अटेंशन वहां पर उसने पे किया। फिर रिटेंशन, रिमेम्बरिंग व्हाट द मॉडल डिड, अ कंडीशनर और इमिटेशन। अब उसने इतने ध्यान में रख लिया, रिमेम्बर कर लिया उस चीज को कि हमको क्या करना है? डॉल को पंच करना है। रिप्रोडक्शन, पीपल मस्ट हैव द कैपेसिटी और मतलब स्किल होती है इमिटेट करने की किसी भी बिहेवियर को। तो मतलब अब उसने उस डॉल को पंच किया। मोटिवेशन क्या मिला? पीपल मस्ट बी मोटिवेटेड टू इमिटेट बिहेवियर। अब वहां पर अगर वो काम उससे अच्छा हो गया है तो लोग उसे शाबाशी देंगे, मतलब मोटिवेशन देंगे, उसको रीइंफोर्समेंट देंगे, उसको पुरस्कार देंगे। आई होप गाइस आप समझ होंगे। सबसे पहले अटेंशन आता है, मतलब आप चीजों को ध्यान से देखेंगे। फिर रिटेंशन, मतलब आप अपने माइंड में उस चीज को याद कर लेंगे, उस चीज को अच्छे से बैठा लेंगे। फिर रिप्रोडक्शन, मतलब आप उस चीज को रिप्रोड्यूस करेंगे, करके देखेंगे। फिर मोटिवेशन, अगर वो काम आपसे अच्छा हुआ तो लोगों द्वारा आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको रीइंफोर्स किया जाएगा, मतलब आपको पुरस्कार दिया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू मैन एंड जेनिस, डिसीजन मेकर चिल्ड्रन एनालाइज द प्रॉब्लम, लिस्ट द अल्टरनेटिव्स एंड वे ईच ऑप्शन फॉर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हिज बिहेवियर अफेक्ट्स। मेत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के पहलू पर विचार करते हैं। विचार कर रहे हैं गाइस, तो उसका व्यवहार क्या प्रस्तुत कर रहा है? इसका जो आंसर है वो इसी क्वेश्चन में है कि वो क्या कर रहे हैं? उस समस्या का विश्लेषण करके उसके फायदे और नुकसान देख रहे हैं, मतलब उस चीज के प्रति सतर्क हैं। उस चीज के प्रति क्या है? वो सतर्क है, विजिलेंट है। यहाँ पर वो जो व्यक्ति है मैत्र और जेनिस, वो यही कहना चाह रहे हैं कि किसी भी समस्या का विश्लेषण करके अगर आप किसी भी विकल्प की सूची बनाते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या है, तो आप सतर्क हैं। नेक्स्ट है इन डैश थिंकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट्स द ट्रुथ और लाइकलीहुड ऑफ स्टेटमेंट। एक समस्या सुधार बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो सृजनात्मक, सौंदर्य बोध, अमूर्त और तार्किक। तो देखिए गाइस, यहाँ हर जगह सृजनात्मक नहीं आ सकता जब तक आउट ऑफ बॉक्स या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग ना दी हो, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। फिर है सौंदर्य बोध, ये तो इलॉजिकल आंसर है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जब तक कल्पना का आंसर नहीं दिया कि आप कल्पना में बच्चा सोच रहा है, तब तक हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं लगाएंगे। लेकिन उसने क्या, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर, मतलब वो लॉजिकल रीजनिंग लगा रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है यहाँ पर? लॉजिकल थिंकिंग लगा रहा है। तो इसका लॉजिकल या फिर तार्किक आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आप एक एक ऑप्शंस को हटाते जाएंगे और जब आपको कोई आंसर नहीं आएगा तो आप ऑटोमेटिकली एक सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। आई होप यहाँ तक हमने 8 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गाइस, क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चंस के माध्यम से आप थ्योरी भी अच्छे से समझ लेंगे। जैसे एल्बर्ट बेंड्यूरा वाला क्वेश्चन आया तो मैंने उसमें इमेजेस के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, तो एक थ्योरी भी आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए सेकंड लास्ट है, द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस while enjoying themselves is known as। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं, तो क्या होगा? तो गाइस कभी भी ड्रिल और प्रैक्टिस टास्क तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रोट मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन वाला जहां कहीं भी गाइस आपको ड्रिल दिख जाए, प्रैक्टिस टास्क दिख जाए, मतलब उस चीज को मेमोराइज कराया जा रहा है, रट्टाफिकेशन बच्चों को रटवाया जा रहा है, वो कभी आंसर नहीं होगा। फिर है कंज्यूमर, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, भाई बच्चा खुद से कर रहा है ना, खुद आनंद ले रहा है, तो कंज्यूमर नहीं होगा। प्रोड्यूसर टाइप, मतलब उस चीज को उस चीज में आनंद ले रहा हो, वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो वो प्रोड्यूसर टाइप होगा। निर्माणात्मक प्रकार होगा, बच्चा निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम टाइप टास्क तो नहीं हो सकता क्योंकि उस चीज को उसमें आनंद आ रहा है उस बच्चे को, तो प्रॉब्लम टास्क बिल्कुल नहीं होगा। ड्रिल और अभ्यास नहीं होगा। अब बचे 2, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। तो अब इसमें क्या होगा, क्योंकि बच्चा उस चीज को आनंद में लेकर कर रहा है, मतलब वो उस चीज को एंजॉय कर रहा है, तो प्रोड्यूसर आपका सही आंसर हो जाए। आज के लिए लास्ट है,
मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द simultaneous use of visual, auditory, tactile and dash sense of enhanced learning। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग कहाँ होता है गाइस? तो गति बोधक में। कहाँ होता है? काइनेस्थेटिक में। काइनेस्थेटिक में जब आप अपने हैंड, हेड, आई का कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे जिम्नास्टिक हो, ये सब काइनेस्थेटिक हमने एक इंटेलिजेंस का पढ़ा है गाइस। हॉवर्ड गार्डनर की जो इंटेलिजेंस थ्योरी है, जिसमें 8 टाइप की इंटेलिजेंस है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था विद डायग्राम। तो जो काइनेस्थेटिक होती है वो स्पोर्ट्समैन में अच्छी होगी, सर्जन में अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर हेड, आई और जो हैंड है उसका कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर ये जो लेडी हैं उनको म्यूजिक सुनकर, मतलब चाहे म्यूजिक ले लीजिए, चाहे वो अपने नोट्स की ही रिकॉर्डिंग करके पढ़ रही हूँ, तो ये ऑडियो मतलब इनको सुनकर ज़्यादा अच्छा लगता है किसी भी चीज़ को। और ये अपने नोट्स कैसे बनाती है, इनको सुनकर बहुत अच्छा लगता है और ये जल्दी से याद कर लेती हैं। ऑडियो विजुअल होते हैं, कोई विजुअल होता है, कोई ऑडियो वाला होता है, और कोई करके सीखने में मज़ा आता है, किसी को अपने हाथ से लिखकर ही कुछ अलग मज़ा आता है। तो इस तरीके से जो काइनेस्थेटिक हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो नोट्स बना रही हैं, इनके नोट्स किस तरीके से बन रहे हैं, ये देख भी रही हैं और सुन भी रही हैं। तो इनको देखकर सुनकर करने में मज़ा आता होगा, इनको जल्दी समझ आता होगा। तो बहुत सारे जो लर्नर्स होते हैं वो सब लोग अलग अलग हैं। मैंने पहले भी बताया था, इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंसेस हैं वो सभी में अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये पढ़कर मतलब इनको रीडिंग से ये समझ आ रहा है, तो यहाँ पर इनकी जो हैबिट है वो रीडिंग की होगी, इनको रीडिंग से ज़्यादा अच्छे से समझ आता होगा, वो उस चीज़ को एंजॉय करती होंगी। तो गाइस सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है। गाइज यहाँ पर ये देखकर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हैं, तो ये विजुअल हो जाएगा इनके लिए। कोई पढ़कर समझने की कोशिश करता है, कोई सुनकर समझने की कोशिश करता है। तो एक टीचर को भी याद रखना चाहिए कि आप अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन, उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को उन तक पहुँचाएं। तो गाइज यहाँ तक हमने अपना सीटेट का 2018 का पेपर 2 था जो वो पूरा सॉल्व हो चुका है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अनुभव स्टडी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।